ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। ये अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, लाइट भी नहीं। सोचो, एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर है जो अपने आसपास की हर चीज को अंदर खींच रहा है। बस यही होता है ब्लैक होल में। पर चिंता मत करो, ये स्पेस में इधर उधर घूमकर ग्रहों को नहीं निगलते हैं। ये अपनी जगह पर ही रहते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं जो इनके बहुत ज्यादा करीब आ जाती हैं। ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिक सदियों से सोच रहे हैं। ये सब शुरू हुआ आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत से। इस थ्योरी ने बताया कि एक बहुत ही भारी तारा अपनी ही ग्रेविटी की वजह से ढह सकता है। नतीजा, एक सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां डेंसिटी अनंत है और आयतन शून्य है। ये सोचने वाली बात है। मैथ्स तो ठीक कहता है, पर हमारे दिमाग के लिए इसे समझना मुश्किल है। ब्लैक होल अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ तो परमाणु जितने छोटे होते हैं, तो कुछ हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा भारी होते हैं। पर इन सब में एक चीज समान है, एक इवेंट होराइजन। यहाँ से वापसी नहीं होती। एक बार कोई भी चीज इस सीमा को पार कर लेती है तो हमेशा के लिए चली जाती है। जानकारी भी नहीं बच सकती। इससे फिजिक्स में कुछ हैरान करने वाले विरोधाभास पैदा होते हैं। अपने नाम के बावजूद ब्लैक होल असल में छेद नहीं होते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से घने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कचरा संग्राहक समझो। ये पदार्थ को अकल्पनीय घनत्व तक कुचल देते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है हम नहीं जानते। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ सिंगुलैरिटी पर काम करना बंद कर देती है। ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और यही बात ब्लैक होल को अध्ययन के लिए इतना रोमांचक बनाती है। ब्लैक होल कैसे बनता है? इसकी शुरुआत एक तारे से होती है, पर किसी भी तारे से नहीं। हम बात कर रहे हैं तारों की दुनिया के सबसे भारी तारों की। ये तारे हमारे सूरज से कम 20 गुना ज्यादा भारी होते हैं। ये कॉस्मिक दानव बहुत तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। इनका जीवन एक शानदार विस्फोट के साथ खत्म होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। लेकिन यह तो ब्लैक होल की कहानी की शुरुआत है। सुपरनोवा के बाद यदि तारे का कोर काफी विशाल है तो ग्रेविटी नियंत्रण कर लेती है। कोर अपने आप में ढह जाता है। ग्रेविटी के कुचलने वाले बल का मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यह पतन तब तक जारी रहता है जब तक कि तारे का पदार्थ एक असीम रूप से छोटे बिंदु में संकुचित न हो जाए। यह सिंगुलैरिटी है। इसके चारों ओर इवेंट होराइजन बनता है। और देखो, एक तारकीय ब्लैक होल का जन्म होता है। लेकिन सभी ब्लैक होल मरते हुए सितारों से नहीं बनते हैं। ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्लैक होल, जिन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है, की उत्पत्ति की कहानी अलग है। हम इन दानवों को आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा में एक है जिसका नाम सैजिटेरियस ए है। ये दैत्याकार कैसे बनते हैं, यह अभी भी एक रहस्य है। एक थ्योरी बताती है कि ये समय के साथ विलीन हो रहे छोटे ब्लैक होल से विकसित होते हैं। एक अन्य का प्रस्ताव है कि वे प्रारंभिक ब्रह्मांड में विशाल गैस बादलों के ढहने से सीधे बनते हैं। ब्लैक होल का बनना भौतिकी और भाग्य का एक कॉस्मिक नृत्य है। ये ग्रेविटी की शक्ति का प्रमाण है। एक तरह से ब्लैक होल ग्रेविटी की अंतिम जीत है। ब्रह्मांड में अन्य सभी ताकतों के विरुद्ध ग्रेविटी की जीत होने पर यही होता है और एक बार बनने के बाद ये हमेशा के लिए यहीं रहते हैं। ब्लैक होल ऐसे ही गायब नहीं होते हैं, कम से कम ऐसे किसी भी समय सीमा में नहीं जिसे हम समझ सकें। ये ब्रह्मांड की सबसे स्थायी वस्तुओं में से है। ब्लैक होल अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। सबसे आम है स्टेलर ब्लैक होल। ये विशाल तारों के ढहने से बनते हैं। ये आमतौर पर हमारे सूरज के द्रव्यमान का लगभग 10 से 100 गुना होते हैं। ये सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन बड़ी तस्वीर में ये ब्लैक होल की दुनिया के छोटे मछली हैं। ये पूरी आकाशगंगाओं में बिखरे हुए हैं, जो अक्सर नियमित सितारों के साथ बाइनरी सिस्टम में पाए जाते हैं। पैमाने के दूसरे छोर पर हमारे पास सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये कॉस्मिक दैत्य हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल हो सकते हैं। हम उन्हें आकाश गंगाओं के केंद्रों में पाते हैं। वे गांगीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे इतने बड़े कैसे हुए, यह अभी भी एक रहस्य है। क्या ये अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके विकसित हुए थे या वे शुरू से ही बड़े बने थे? यह आज खगोल भौतिकी के बड़े सवालों में से एक है। इन चरम सीमाओं के बीच हमारे पास इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल परिवार के बीच के बच्चे हैं। इनका द्रव्यमान लगभग 100 से 1 लाख सौर द्रव्यमान तक होता है। हमें हाल ही में उनके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। वे तारकीय और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की लापता कड़ी हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि वे बीज हो सकते हैं जिनसे सुपरमैसिव ब्लैक होल विकसित होते हैं। एक काल्पनिक प्रकार भी है जिसे प्राइमर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है।
ये बिग बैंग के ठीक बाद की चरम स्थितियों में बने होंगे। वे सूक्ष्म से लेकर विशाल तक किसी भी आकार के हो सकते हैं। यदि उनका अस्तित्व है तो वे डार्क मैटर को समझाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें उनके लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। खोज जारी है और यह ब्रह्मांड विज्ञान अनुसंधान का एक गर्म विषय है। भाग 4, ब्लैक होल ब्रह्मांड के आर्किटेक्ट। ब्लैक होल सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है, वे ब्रह्मांड के वास्तुकार भी हैं। वे आकाश गंगाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। यह एक कॉस्मिक इंजन की तरह काम करता है जो गांगेय विकास को गति देता है। कैसे? सक्रिय गांगेय नाभिक या IGN प्रतिक्रिया नामक प्रक्रिया के माध्यम से। यह कहने में कठिन है, लेकिन यह आधुनिक खगोल भौतिकी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। जैसे ही पदार्थ एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिरता है, यह एक अभिवृद्धि डिस्क बनाता है। यह डिस्क अविश्वसनीय तापमान तक गर्म हो जाती है। यह चमकीला चमकने लगता है, अक्सर पूरी आकाश गंगा को मात दे देता है। इस सामग्री में से कुछ शक्तिशाली जेट में बाहर निकल जाती है। ये जेट हजारों प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं। वे आसपास की गैस के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, इसे गर्म करते हैं और इसे इधर उधर धकेलते हैं। यह आकाश गंगा में तारा निर्माण को या तो ट्रिगर कर सकता है या उसे दबा सकता है। लेकिन ब्लैक होल केवल अलग अलग आकाश गंगाओं को प्रभावित नहीं करते, वे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं में भी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए गैलेक्सी क्लस्टर डार्क मैटर द्वारा एक साथ बंधे होते हैं, लेकिन इन समूहों में दिखाई देने वाला पदार्थ अधिकतर गर्म गैस है। इस गैस को समय के साथ ठंडा होना चाहिए, जिससे अनियंत्रित तारा निर्माण होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं। कुछ तो गैस को गर्म रख रहा है। वह कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल से ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। इससे भी बड़े पैमाने पर ब्लैक होल ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। सक्रिय गांगेय न्यूक्लियों से निकलने वाले जेट उनकी मेजबान आकाश गंगाओं से बहुत दूर तक फैल सकते हैं। वे अंतर्गांगेय माध्यम में ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र पंप करते हैं। ये ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली कुछ बड़ी संरचनाओं को समझाने में मदद कर सकता है। ये एक अनुस्मारक है कि खगोल विज्ञान में सब कुछ जुड़ा हुआ है। सबसे छोटे पैमाने से लेकर सबसे बड़े तक ब्लैक होल अपनी छाप छोड़ते हैं। भाग 5, गांगेय नर्सरी और ब्लैक होल। ब्लैक होल और तारा निर्माण का एक जटिल रिश्ता है। यह उतना आसान नहीं है जितना ब्लैक होल हमेशा सितारों को नष्ट करते हैं। वास्तव में वे कभी कभी तारा निर्माण को ट्रिगर कर सकते हैं। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जब एक ब्लैक होल से निकलने वाले जेट पास के गैस बादलों को संकुचित करते हैं, तो यह तारा निर्माण को शुरू कर सकता है। यह स्पंज को निचोड़ने जैसा है। संपीड़ित गैस इतनी सघन हो जाती है कि ढह जाती है और नए तारे बनाती है। लेकिन ब्लैक होल तारा निर्माण को भी बुझा सकते हैं। यह नकारात्मक प्रतिक्रिया है। एक सक्रिय गांगेय नाभिक से ऊर्जा आकाश गंगा में गैस को गर्म कर सकती है। गर्म गैस आसानी से तारे नहीं बनाती है। यह गर्मियों में स्नोबॉल बनाने जैसा है। यह प्रक्रिया बता सकती है कि हम अपने मॉडल की भविष्यवाणी की तुलना में बहुत कम विशाल आकाश गंगाएं क्यों देखते हैं। उनके केंद्रों पर मौजूद ब्लैक होल तारा निर्माण पर ब्रेक लगा रहे होंगे। इन सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बीच संतुलन आकाश गंगाओं को आकार देता है। यह रस्साकशी का एक ब्रह्मांडीय खेल है। बहुत अधिक तारा निर्माण और एक आकाश गंगा अपनी गैस का बहुत जल्दी उपयोग कर लेती है। बहुत कम और आकाश गंगा एक ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान बन जाती है। केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। यह आकाश गंगा के लिए थर्मोस्टेट की तरह है, जो तारा निर्माण को नियंत्रित करता है। ब्लैक होल और तारा निर्माण के बीच यह परस्पर क्रिया आकाश गंगा के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली आकाश गंगाओं की विविधता को समझाने में मदद करता है। कुछ आकाश गंगाएं नए सितारों से भरी हुई हैं, अन्य शांत हैं, पुराने सितारों से भरी हुई हैं। उनके केंद्रीय ब्लैक होल की गतिविधि यह निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है कि आकाश गंगा किस रास्ते पर जाती है। यह एक अनुस्मारक है कि यह ब्रह्मांडीय राक्षस विनाशकारी ताकतें होने से कोसों दूर हमारे ब्रह्मांड के समृद्ध ताने बाने के लिए आवश्यक है। भाग 6, स्पेस टाइम में तरंगें, गुरुत्वाकर्षण वेव्स। गुरुत्वाकर्षण लहरें स्पेस टाइम के ताने बाने में तरंगें हैं। आइंस्टाइन ने एक सदी पहले उनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी।
लेकिन 25 साल पहले ही हमने आखिरकार उनका पता लगाया। इस अभूतपूर्व खोज ने एक नया क्षेत्र खोला, गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल साइंस। और ब्लैक होल इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं तो वे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा करते हैं। ये तरंगें उन ब्लैक होल के बारे में जानकारी ले जाती हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। वे हमें ब्लैक होल के द्रव्यमान, उनके स्पिन और वे कैसे चले गए, इसके बारे में बताते हैं। ये ब्रह्मांड के अपने संगीत को सुनने जैसा है। प्रत्येक टक्कर की अपनी अनूठी चहचहाहट होती है। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक इन चिरप्स का उपयोग कर सकते हैं। अब तक आइंस्टाइन का सिद्धांत उड़ते रंगों के साथ हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों ने ब्लैक होल का अध्ययन करने का एक नया तरीका खोल दिया है। अब हम ब्लैक होल विलय को देख सकते हैं जो पारंपरिक दूरबीनों के लिए अदृश्य है। इससे कुछ आश्चर्यजनक खोजें हुई हैं। हमें उस आकार सीमा में ब्लैक होल मिले हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमने ब्लैक होल को जितना सोचा था उससे कहीं अधिक तेजी से घूमते हुए देखा है। प्रत्येक खोज इन ब्रह्मांडीय पहेलियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तरंगें सिर्फ ब्लैक होल के बारे में नहीं है, वे हमें समग्र रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन करने का एक नया तरीका दे रहे हैं। हम उनका उपयोग ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने के लिए कर सकते हैं। वे हमें डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझने में मदद कर सकते हैं और वे हमें पहले सितारों के बनने से बहुत पहले बहुत प्रारंभिक ब्रह्मांड की झलकियां भी दे सकते हैं। खगोल भौतिकविद बनने का यह एक रोमांचक समय है। भाग 7, अदृश्य का अनावरण, ब्लैक होल का पता लगाना। हम ऐसी चीज का पता कैसे लगाते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है? यह एक चुनौती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी विदों ने चालाक तरीके विकसित किए हैं। एक तरीका है पास की वस्तुओं पर ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों को देखना। एक अदृश्य साथी की परिक्रमा करने वाले सितारे ब्लैक होल की उपस्थिति का खुलासा कर सकते हैं। इस तरह हमने अपनी आकाश गंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज की। एक और तरीका है एक्स-रे की तलाश करना। जब पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो वह अत्यधिक तापमान तक गर्म हो जाता है। यह गर्म गैस इवेंट होराइजन को पार करने से पहले एक्स-रे का उत्सर्जन करती है। इन एक्स-रे का अध्ययन करके हम ब्लैक होल के गुणों के बारे में जान सकते हैं। इस तकनीक ने हमें अपनी आकाश गंगा में कई तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को खोजने में मदद की है। सुपरमैसिव ब्लैक होल के लिए हम रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कर सकते हैं। ये उन पदार्थों के जेट का पता लगा सकते हैं जो कुछ सक्रिय गांगे नाभिक उत्पन्न करते हैं। इन जेट का अध्ययन करके हम उन्हें शक्ति प्रदान करने वाले ब्लैक होल के गुणों का अनुमान लगा सकते हैं। इस तकनीक से 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई ब्लैक होल की छाया की पहली छवि मिली। हमारे शस्त्रागार का सबसे नया उपकरण गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाना है। यह हमें ब्लैक होल के टकराने की आवाज सुनने की अनुमति देता है, भले ही हम उन्हें देख न सकें। इसने ब्रह्मांड के अध्ययन का एक नया तरीका खोल दिया है। जैसे जैसे हमारे पता लगाने के तरीके बेहतर होते जा रहे हैं, हमें और अधिक ब्लैक होल मिल रहे हैं। प्रत्येक खोज हमें इन ब्रह्मांडीय पहेलियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। और कौन जानता है कि उनके पास हमारे लिए अभी भी क्या क्या आश्चर्य हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और ब्लैक होल इसकी